नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की बड़ी खबर। आज की बड़ी खबर में हम चर्चा करेंगे राज्यसभा चुनाव पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह खबर चर्चा में क्यों है। हाल ही में विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा राज्यसभा सीटों के निर्वाचन के संदर्भ में अपने उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, क्योंकि राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव 10 जून को होने जा रहे हैं। इसके संदर्भ में प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब बात की जाती है भारतीय संसद की, तो भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा के साथ ही भारत के राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है। इसमें राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है। आईएएस परीक्षा के लिए राज्यसभा को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारतीय राजनीति का आधार है। इसके संदर्भ में जब हम बात करें कि राज्यसभा सांसदों को कैसे चुना जाता है, तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को आपको समझना है। आपको ये ध्यान रखना है कि राज्यसभा के चुनाव लोकसभा से अलग होते हैं, जिसमें संसद के निचले सदन लोकसभा के विपरीत संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, अपितु राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित प्रतिनिधियों यानी विधायकों के द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुसार चूंकि राज्यसभा राज्यों की परिषद है, इसलिए राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जिसमें राज्यसभा की अधिकतम 245 सीटों की सदस्यता है। 245 में से 233 सीटें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के द्वारा खुले मतपत्र के माध्यम से एकल संक्रमणीय मतों का उपयोग करके चुनी जाती हैं, जबकि शेष 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा में उनके योगदान के लिए मनोनीत किया जाता है। आपको इसके संदर्भ में राज्यसभा चुनाव के फॉर्मूले को भी थोड़ा बहुत समझे जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम छपे होते हैं और एक विधायक अपने द्वारा चुने गए नामों के सामने 1, 2, 3, 4 और इसी तरीके के अंकों के साथ उम्मीदवारों के लिए अपनी प्राथमिकताएं अंकित करता है और इस अंकन को संकेतित क्रम में वैकल्पिक समझा जाता है। यानी जिस विधायक के द्वारा जिस चुनाव के उम्मीदवार को 1 कहा गया, यानी वह उसकी पहली वरीयता है, जिसको 2 कहा गया वह उसकी दूसरी वरीयता मानी जाती है। एक विधायक से रैंक 1 प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को इस प्रकार से पहली वरीयता का वोट मिलता है। जीतने के लिए एक उम्मीदवार को ऐसे प्रथम वरीयता वोटों की एक विशिष्ट संख्या की आवश्यकता होती है, जो संख्या राज्य विधानसभा की ताकत और राज्यसभा को भेजे जाने वाले सांसदों की संख्या पर निर्भर करती है। जीतने के लिए एक उम्मीदवार को आवश्यक संख्या में वोट प्राप्त करना चाहिए, जिसे कोटा या वरीयता वोट के रूप में जाना जाता है। इसे एक विशिष्ट सूत्र के माध्यम से निकाला जाता है, जो वोटों की कुल संख्या को राज्यसभा सीटों की संख्या से विभाजित करके प्राप्त होता है। यानी वोटों की कुल संख्या को विभाजित किया जाएगा राज्यसभा सीटों की संख्या प्लस 1 और जो कुल मिलकर प्राप्त होगा उसे 1 के साथ जोड़ दिया जाता है। हालांकि 1 से अधिक सीट भरने की आवश्यकता होने पर फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव होता है। इस मामले में आवश्यक वोटों की संख्या को निम्न फॉर्मूले से निकाला जाता है, यानी वोटों की संख्या गुणा 100 भाग रिक्तियों की संख्या प्लस 1 और उसके बाद इसमें 1 प्लस और जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक सदस्य 6 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। हालांकि निरंतरता के लिए प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्यों का चुनाव करने के लिए नए चुनाव किए जाते हैं। इसके तहत हम एक उदाहरण के माध्यम से भी इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए हम एक ऐसे राज्य का उदाहरण लेते हैं जहां पे 3 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव किए जाने हैं। हम यह भी मान लेते हैं कि माना कि विधानसभा में केवल 2 दल हैं, जिसमें पार्टी ए के पास 100 सीटें हैं, जबकि पार्टी बी के पास 40 सीटें हैं।
इस रूप में दोनों पार्टियां राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 3-3 उम्मीदवार उतार सकती हैं और राज्यसभा की सीट जीतने के लिए एक उम्मीदवार को आवश्यक संख्या में वोट मिलने की आवश्यकता होती है। यह जो आवश्यक संख्या होती है इसको एक सूत्र के माध्यम से ज्ञात किया जाता है, जैसे कि जीतने के लिए आवश्यक जो कोशेंट यानी गुणक चाहिए उसमें वोटों की कुल संख्या को भाग देंगे राज्यसभा सीटों की संख्या प्लस 1 और जो कुल मिलाकर आएगा उसमें हम 1 को जोड़ेंगे। इस मामले में यदि आप देखें तो चूंकि यहाँ पर कुल सीटें 100 प्लस 40 यानी 140 हैं, तो इसका मतलब हुआ वोटों की कुल संख्या कितनी हुई 140 और इसमें कुल मिलाकर सीटें चुनाव जो होना है वो है 3, तो 3 + 1 = 4, तो 140 को हम 4 से भाग देंगे और जो निकल के आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे और इस रूप में निकल के आएगा जीत के लिए 36 वोट। यानी इस मामले में उम्मीदवार को जीत के लिए 36 वोटों की आवश्यकता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि सदस्य प्रत्येक सीट के लिए मतदान नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता तो केवल सत्ताधारी पार्टी के प्रतिनिधि ही सारी सीट जीत लेते। इसमें प्रथम वरीयता द्वितीय वरीयता के आधार पर निर्वाचन देखा जाता है। इसके तहत सदस्य प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी वरीयता 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आदि के रूप में देते हैं और यदि 36 या अधिक सदस्य अपनी पहली पसंद के रूप में किसी उम्मीदवार को चुनेंगे तो वह निर्वाचित हो जाता है। इस रूप में पार्टी बी चूंकि उसके पास 40 सीटें हैं तो इस रूप में वह अपने एक सदस्य को निर्वाचित करवा सकती है, क्योंकि उसके सदस्य मिलकर पहली वरीयता के रूप में उम्मीदवार को वरीयता देंगे। दूसरी ओर चूंकि पार्टी ए के पास 100 सदस्य हैं तो इस रूप में वह 2 सदस्यों को निर्वाचित कर सकती है, क्योंकि उनके पास 100 सदस्यों में से 72 वोट हैं। इस रूप में आप इस उदाहरण के माध्यम से सरल रूप में राज्यसभा के चुनाव के उदाहरण को समझ सकते हैं। हमें इसके संदर्भ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी समझने की आवश्यकता है। आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा चुनाव में केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही मतदान कर सकते हैं। इसमें राज्यों को जो सीटों का आवंटन किया गया है वह उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया है, जिससे बड़े राज्यों को राज्यसभा में अधिक सीटें आवंटित हुई हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के द्वारा 31 सदस्यों को राज्यसभा में भेजा जाता है, वहीं तमिलनाडु के द्वारा 18 और उत्तराखंड के द्वारा 3 सदस्यों को भेजा जाता है। इसमें विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों का भी योगदान है, जिसमें दिल्ली से 3 सदस्य और पुडुचेरी से 1 सदस्य को राज्यसभा में भेजा जाता है। इसके अलावा राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को विधानसभा के कम से कम 10 सदस्यों या सदन में पार्टी की ताकत का 10% जो भी कम हो के द्वारा प्रस्तावित किया जाना होता है। निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए 10 प्रस्तावक होने चाहिए, जिनमें से सभी विधानसभा के सदस्य होने चाहिए। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि राज्यसभा चुनाव में खुले मतपत्र की व्यवस्था को अपनाया जाता है। हालांकि यह खुलापन एक सीमित रूप में ही देखा जाता है। बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसे प्रस्तुत किया गया है। इसके तहत पार्टी के प्रत्येक विधायक को पार्टी द्वारा अधिकृत एक एजेंट को अपने चिन्हित मतपत्र को मतपेटी में डालने से पहले दिखाना होता है। अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंट के अलावा किसी और को चिन्हित मतपत्र दिखाना वोट को अमान्य कर देता है। अधिकृत एजेंट को मतपत्र ना दिखाने का अर्थ यह भी होगा कि मतों की गणना नहीं की जा सकती। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों को अपना मत किसी को दिखाना नहीं होता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि लोकसभा चुनावों के विपरीत राज्यसभा चुनाव में नोटा का ऑप्शन नहीं होता है। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।